ट्यूटर्स अड्डा 71 में आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपीएसआई, कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, वीडियो तथा विभिन्न प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी भारत का संविधान पढ़ना चाहते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन संविधान से ही आते हैं, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरी एक कंप्लीट नोट्स होगी जो आपको पढ़ाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सबसे पहले पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर किस में बदल गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया उसको। और बंगाल के गवर्नर जो पहले थे, फर्स्ट बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। और जब उसको बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो उस समय पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। फिर है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 में। और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्प्रे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्य थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे, ये याद रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का क्या कार्य था? इसके 2 कार्य थे। एक तो ये राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था इस एक्ट के तहत, और एक था व्यापारिक मामलों के लिए जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ईआईसी के सदस्य शामिल थे। ईआईसी मतलब होता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर है इनकी समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत हुई थी। किनकी समाप्ति? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, उसकी समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत की गई थी। चार्टर अधिनियम 1813, इसमें क्या क्या बातें थी देख लेते हैं। तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर पहली बार 1 लाख का बजट पास किया गया था। चाय और चीनी को छोड़कर ईआईसी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो पूरा इंडिया में व्यापारिक एकाधिकार था उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो चाय चीनी को छोड़ करके बाकी सब चीज़ों का समाप्त किया गया था। और थर्ड है ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई थी। यानी कि भारत में प्रचार प्रसार के लिए किसका? ईसाई धर्म का। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिली थी। ये 1813 चार्टर एक्ट के तहत मिली थी। फिर है 1833 का चार्टर एक्ट। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल पहले वारेन हेस्टिंग थे, और जब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा उस समय पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल जब भारत का गवर्नर जनरल हुआ तो बंगाल के ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और वही भारत के पहले गवर्नर जनरल कहलाए जाने लगे। और इसी एक्ट के अंतर्गत चाय चीनी सहित समस्त व्यापारिक एकाधिकार ईआईसी के जो है पास थे वो समाप्त कर दिए गए। दास प्रथा का अंत का प्रयास किया गया था, लेकिन क्या था? उन्मूलन किया गया था 1843 एलनब्रो के समय में। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनब्रो के समय किया गया था 1843 में। इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 का अधिनियम, सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता शुरू की गई थी।
अंतिम चार्टर एक्ट, ये क्या था? ये जो चार्टर एक्ट था ये अंतिम चार्टर एक्ट था 1853 का। 1857 की क्रांति से एआईसी समाप्त हो गई थी। क्यों समाप्ति हो गई थी? क्योंकि भारत में फिर 1858 को सीधे जो भारत का शासन था वो क्राउन का सीधा शासन हो गया था भारत में। तो यहाँ से भारत शासन अधिनियम कहा जाने लगा 1858 से। उसके पहले जो है चार्टर एक्ट कहा जाता था, इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 कहा जाने लगा। अब महारानी कौन थी? विक्टोरिया। उस समय 1858 में महारानी ब्रिटेन की विक्टोरिया थी। और भारत का जो शासन था वो क्राउन का सीधा शासन हो गया था। इलाहाबाद घोषणा पत्र जारी किया गया था इस भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, और कैनिंग ने सुनाया था 1 नवंबर 1858 को। भारत परिषद का गठन किया गया था जिसमें 15 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? जो भारत परिषद के अध्यक्ष होंगे वही भारत सचिव होंगे। वो कहाँ बैठेंगे ये भारत सचिव? ये लंदन बैठेंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम वायसराय बना था। अब वो कौन था? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग साहब थे। यही भारत के प्रथम वायसराय बने थे। ये आपको याद रखना है। और भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1861 के अंतर्गत विभागीय प्रणाली शुरू की गई थी, यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया था। और इसी भारत शासन अधिनियम 1861 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति शुरू की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और है भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। ये कौन थे? मार्ले थे भारत सचिव, और मिंटो कौन थे? वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो वायसराय थे, तो इसको बोला गया मार्ले मिंटो एक्ट। भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो एक्ट बोला गया। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे। ये विधि सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। और बजट पर पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। गांधी ने सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा इसको। भारत शासन अधिनियम 1909 को गांधी जी ने सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा था। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोला जाता है। ये मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। और लॉर्ड ये जो चेम्सफोर्ड थे ये वायसराय थे। और प्रांतों के अंदर क्या है? द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, इसको याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। द्वैत शासन प्रणाली क्या थी? ये थी, यानी कि एक थे आरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित विषय। यानी कि आरक्षित विषय जैसे कि आय में राजस्व वित्त पुलिस, ये जो राजस्व वित्त पुलिस थे ये जो आरक्षित विषय थे। और हस्तांतरित विषय जैसे में रखे गए व्यय, जितने भी जैसे कि मंत्री शिक्षा स्वास्थ्य पर जो जितना जो है व्यय हुआ वो हस्तांतरित विषय में रखे गए थे। और उत्तरदायी शासन शब्द अस्तित्व में आया था पहली बार। फिर है लोक सेवा आयोग। इसी में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसके लिए जो है ली आयोग बनाया गया था। पहले अध्यक्ष सर रोस बर्कर थे। लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर रोस बर्कर थे। तो इसका गठन हुआ था 1926 में हुआ था। और यही 1950 में जो है यूपीएससी बना। लोक सेवा आयोग जो है 1950 में जो है यूपीएससी बना। और इसी भारत शासन अधिनियम के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। 1919 अधिनियम लागू होता है 1921 में। और इसमें जो है 1919 अधिनियम जो है इसकी समीक्षा 10 वर्ष बाद की जाएगी, ऐसा बोला गया था। फिर इसके बाद है 1927 में साइमन कमीशन का निर्माण हुआ था। और 1928 में जो ये साइमन कमीशन बॉम्बे आया था। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। सभी अंग्रेज शामिल थे। इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, जिसका विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।
इसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रांत में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया था। जो 1919 में लागू हुआ था प्रांत में द्वैत शासन, इसका अंत कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वो केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया गया था। और संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसी भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है और ये प्रस्तावना विहीन एक्ट है। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया इसलिए ये प्रस्तावना विहीन एक्ट है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी, ऐसा इसमें बोला गया। इसके बाद इसमें फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई थी। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर मोरिस ग्वेर, जिसमें फेडरल कोर्ट में 2 भारतीय न्यायाधीश थे, जैकब और सुल्तान। आरबीआई की स्थापना इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी, लेकिन इसके लिए अधिनियम बनाया गया था 1934 एक्ट। अधिनियम 1934 एक्ट के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, जिसको शाही आयोग बोला गया। और इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को। पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1937 में। पहले भारत का ही अंग था, इसके बाद उसको अलग कर दिया गया भारत से। भारत परिषद जो बनाई गई थी उसका अंत कर दिया गया। एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं, किसने कहा था? इसी को कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 एक्ट को। यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। फिर है क्रिप्स मिशन 1942। कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में बना था। संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद होगा, ऐसा इसमें बोला गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में ऐसा बोला गया कि संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद होगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चालू हुआ था उसके बाद हुआ। इस समय वायसराय कौन थे? क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत जो है उस समय जो है वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये बहुत बार पूछा गया कि 1942 में जब कि क्रिप्स मिशन आया था उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे भारत के? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, ब्रिटेन के। क्रिप्स मिशन 1942 को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। और भारत छोड़ो आंदोलन के 1942 में हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। उस समय वायसराय कौन थे? लिनलिथगो थे और पीएम विंस्टन चर्चिल थे, ये याद रखना है। फिर इसके बाद है 1945 में सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। सरकार इंग्लैंड की लेबर पार्टी की हो गई थी और प्रधानमंत्री बनाए गए थे क्लीमेंट एटली, ये याद रखना है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का निर्माण हुआ था, जिसमें 3 सदस्य हैं। इसको ऐसे याद रखेंगे, PAS यानी कि पास। कौन कौन थे? पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये जो है 2 सदस्य अन्य थे और एक थे अध्यक्ष जो थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। फिर इसके बाद है एक क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन पाकिस्तान के अलग देश की मांग को अस्वीकार कर दी थी। उस समय जो मुस्लिम लीग थी उसने जो है पाकिस्तान अलग देश की मांग की थी, लेकिन ये कैबिनेट मिशन ने उसको अस्वीकार कर दी थी। हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी और उस समय जनसंख्या कितनी? 38.9 करोड़ थी। इस हिसाब से कुल सीट 389 सीट बनी थी। अब 389 सीट का विभाजन कैसे हुआ था? जिसमें 296 सीट जो है पर जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन से मतलब चुनी गई थी और 98 जो सीट थी वो देसी रियासत यानी कि यहाँ पे मनोनीत होते थे, यानी कि राजा जो थे वो मनोनीत होते थे। और इसमें क्या है 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत, इसमें जो है 292 सीट और चीफ कमिश्नरी में 4 सीट थी। कौन कौन से थे? 4, कुर्ग बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा, ये सीट थी 4। और 296 सीट पर इलेक्शन हुआ था, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस ने जीता था, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीता था और 15 सीट अन्य थे। मुस्लिम लीग जो है नाराज़ होकर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। 16 अगस्त 1946 को
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। जैसे कि इसमें देख लेते हैं 15 महिलाएं कौन थी। पहली तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू कहाँ से थी? ये बिहार से थी और कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष भी थी, जो कि बनाई गई थी कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, उसमें ये पहली बार अध्यक्ष बनाई गई थी। ये पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी और इनके जन्म दिवस को 13 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना है। इनकी पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। दूसरी महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ये यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विश्व में, पूरे विश्व में जितने भी महिला अध्यक्ष हुई हैं यूएनओ की, तो उसमें पहली महिला अध्यक्ष यही थी। तीसरी महिला हैं सुचेता कृपलानी, यूपी की पहली महिला सीएम थी। सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला सीएम कब बनाई गई थी? 1963 और 67 के बीच, 63 से 67 के बीच रही थी। चौथी है एनी मस्करिनी, ये त्रावणकोर केरल से थी। पाँचवीं है रेणुका रे, पश्चिम बंगाल से थी। छठी है अम्मू स्वामीनाथन, ये मद्रास से थी। 8 मार्च 1975 को मदर ऑफ द ईयर, इनको जो है 8 मार्च 1975 को मदर ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया था, इसीलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसके उपलक्ष्य में? अम्मू स्वामीनाथन की याद में। फिर इसके बाद है सातवीं महिला है राजकुमारी अमृता कौर, ये भी यूपी से थी। पहली कैबिनेट महिला मंत्री थी, पहली कैबिनेट महिला मंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी। पूर्णिमा बनर्जी, ये भी उत्तर प्रदेश से थी। मालती चौधरी, ये उड़ीसा थी। लीला राय, ये बंगाल से थी। बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला, पूरे जो 15 बनाई गई थी महिला उनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। दक्षायणी वेला युदान, ये मद्रास से थी। दुर्गाबाई देशमुख, ये भी मद्रास से। हंसा मेहता, ये बम्बई से। और कमला चौधरी, ये 15 जो है महिलाएं उसमें शामिल हुई थी। इसके बाद संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यानी कि संविधान सभा में अब तक कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, सबको मालूम है। उपसभापति कौन बनाए गए थे? फ्रैंक एंथनी थे। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सबसे वरिष्ठ थे इसलिए। और हैदराबाद ने भाग इसमें नहीं लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक में हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946, ये इस दिन अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, उनको हटा करके राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के बनाए गए थे। और उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? HC मुखर्जी को बनाया गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और इसको स्वीकार या पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक, ये याद रखना है, ये पहला सत्र। 12वीं और अंतिम बैठक कब हुई थी? ये 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 यानी कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन अंतिम बैठक थी। और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये दोनों जो है स्वीकार किया गया था इसी दिन 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब स्वीकार किया गया था? ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसको जो ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, इसका निर्माण कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसमें 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष जो भीमराव अम्बेडकर थे, और इसमें 6 अन्य सदस्य थे। ये कौन कौन थे? तो पहले थे N गोपालस्वामी अयंगर, दूसरे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और इसके बाद N माधवराव BL मित्र के स्थान पर, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, और TT कृष्णमाचारी थे DB खेतान की मृत्यु के बाद। तो 2 लोगों की मृत्यु के स्थान
जब मृत्यु हुई तो उनके स्थान पर एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी को बनाया गया था। इसमें क्या है, एक ट्रिक है इसे याद करने की, यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 सदस्य थे और टोटल 7 सदस्य, जिनमें भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे टोटल 7 सदस्य जो हैं इनकी ट्रिक है याद करने की। अम्बेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने, ये आपको याद रखना है। समिति और उनके अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, ये दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यकों की समिति और मूल अधिकार समिति, ये 3 के सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन कौन? प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यकों की समिति और मूल अधिकार समिति, इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये जो है 3 समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और मूल अधिकारों की उप समिति ये JB कृपलानी थे। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है, जेब में रखो अपने अधिकारों की उप समिति, ये यहाँ पे जेब में रखो अपने अधिकारों की उप समिति। मूल अधिकारों की उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यकों की उप समिति HC मुखर्जी। इसमें जो है बीच बीच ट्रिक भी बताया गया है जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, और इससे बढ़िया कोई बताएगा नहीं। ये कंप्लीट नोट्स हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। फिर इसके बाद 16 मई 1949 भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। और हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था इस दिन 14 सितंबर को। और संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। 11वां सत्र अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन था और 24 जनवरी 1950 को 12वां और अंतिम अधिवेशन हुआ था। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। संविधान निर्माण पूर्ण हुआ था कितने दिन में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। और संविधान निर्माण में कुल खर्च 64 लाख। ये बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा गया था कि संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च आया था, तो 64 लाख रुपये खर्च आया था। ये देखो अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को और प्रथम राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। और 26 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए थे।